जय माता दी। जय माता दी सर। सत्संग में डिस्कस करने बैठे हैं, जो न्यूज़ आ रही है, जो हमारे सामने कुछ ऐसी घटनाएं जम्मू में देखने को मिल रही हैं, जैसे कि किसी लॉज में दो युवाओं का मिलना, जिनमें से एक अपनी जान गंवा बैठा, दूसरा भी ऐसी हालात में मिला कि जैसे वो किसी ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में है। आए दिन ये बातें जम्मू कश्मीर में बढ़ती जा रही हैं, स्पेशली जम्मू के आगे पीछे डिस्ट्रिक्ट सांबा जो एक एपी सेंटर बनता जा रहा है ड्रग्स के यूज़ का। मैंने पर्सनली कल एक इंसिडेंट देखा, राजा भैया मेरे साथ आप बात करेंगे। एक गाड़ी आती है और पार्क होती है एक गली में। गाड़ी होती है, आई थिंक गाड़ी थी इनोवा हाई क्रॉस, ब्लैक कलर की, चंडीगढ़ नंबर की। तो अक्सर गलियों में जब कोई गाड़ी पार्क हो जो आपको बिलोंग नहीं करती है तो एक चर्चा का विषय बन जाता है गाड़ी किसकी है। तो कहा गया यहाँ पे किसी के जानकार की गाड़ी है। 3 बजे से गाड़ी लगी थी और शाम को 7 बज गए, 7:30 8 बज गए। तो जो नेबरहुड के लोग थे उन्होंने कहा ये पता तो करे गाड़ी किसकी है। तो फिर पता लगा कोई इंसान ये कह के गया कि ये साथ वाले घर में हमारे रिलेटिव है, तो हम जो है वहाँ से जा रहे हैं, दूसरी गाड़ी में चले गए। अब सडनली जब हम वहाँ खड़े थे तो एक गाड़ी आती है रेड कलर की, इंटरवेयर, उंदुपुर नंबर की। वहाँ से 2 लोग निकलते हैं। इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि अडल्ट दोनों अडल्ट होते हैं। एक लड़की होती है, लेडी होती है, जिसकी एज कोई 25-30 के बीच में, और एक लड़का होता है 30 ईयर्स के अराउंड, उसकी एज होगी। द गर्ल वाज स्मोकिंग, उसकी लाइफ है वो स्मोकिंग करे। तो जब वहाँ पे लोग खड़े होकर पूछते हैं कि आपने गाड़ी लगाई है, आप कह रहे थे जाने के टाइम कि यहाँ रिलेटिव है, आपके कौन से रिलेटिव रहते हैं? कहते नहीं, रिलेटिव नहीं रहते हैं, हम किसी के रिलेटिव के साथ आए थे। सडनली उन्होंने कहा आप जा रहे हैं ना हम यहाँ से। तो उन्होंने गाड़ी बैक की और लगभग गाड़ी उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही, तो ऐसा लगा वो किसी इन्फ्लुएंस में है। तो वहाँ से पता लगा कि जब वो चले गए या बातचीत हुई, क्योंकि हमारा तो डोमेन नहीं होता कि ये लोग यहाँ पे ड्रग्स को यूज़ करने आए थे। वो एरिया बड़ी ब्रह्मना के पास की जगह की बात कर रहा हूँ मैं, मेरा काम नहीं है, हम सिर्फ जर्नलिज्म में है तो हमारा काम है इसको हाईलाइट करना जी। अगर ये जो हमने अपनी आंखों से देखा, ये अलार्म दे रहा है कि अगर हमारा जो यूथ है, और ये यूथ भी नहीं, हम कहेंगे मैच्योर यूथ है, बिल्कुल, जो 20 और 30, 25-30 ईयर्स के लोग हैं, जिनके पास वेल ऑफ हैं, तभी गाड़ियाँ हैं, बिल्कुल। और अगर वो नशे के इन्फ्लुएंस में हैं, और अगर वो इस अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं, तो क्या फ़र्ज बनता है जर्नलिस्टों का, पुलिस का, मीडिया मतलब गवर्नमेंट का, टू हेल्प दीज पीपल कि क्यों ये ड्रग्स ले रहे हैं, क्यों ये नशे में रह के अपने आप को कंफर्ट फील कर रहे हैं, इनको क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से इनको सपोर्ट लेना पड़ता है नशे का, और अपनी हेल्थ को, अपनी फैमिलीज को खतरे में डाल रहे हैं, समाज को खतरे में डाल रहे हैं। तो मैंने कहा आज हम सत्संग में इसके बारे में बात करेंगे और कड़ियों को जोड़ेंगे। रवीश, सबसे पहले मैं तेरे पास भी आऊँगा कि जो ये इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स बढ़ रहा है, इसको अलग अलग पैरामीटर्स पे ब्रेक करते हैं। पहला पैरामीटर है कि अगर ड्रग्स भारत में हमारे नॉन, जिसको बोलते हैं ना, इज इलीगल, टोटली इलीगल है ना, या कुछ है क्वांटिटी की ये अलाउड है नहीं लेना, तो फिर पुलिस जो इसके लिए बनाई गई और स्पेशल डिपार्टमेंट बनाएंगे हैं, एंटी ड्रग्स का एक पूरा डिपार्टमेंट है ना हमारा, वो क्यों नहीं ग्रिप कर रहा? क्या उनकी मंशा नहीं है, या इसको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है कि करप्ट ऑफिसरों से? जी बिल्कुल। आप देखिए, ये प्रॉब्लम सिर्फ जम्मू खित्ते में ही हम पेश नहीं आ रहा है, हमें ये पूरे विश्व का प्रॉब्लम है आज की डेट में। डोनाल्ड ट्रंप जब उन्होंने सत्ता संभाली यूएस में, उन्होंने काफ़ी पुरजोर तरीके से इस मसले को उठाया। तो ये बेसिकली 2 डायमेंशंस की बात है। डायमेंशंस की बात ऐसी है कि डिमांड रहेगी तो सप्लाई आएगी, क्योंकि हाई प्रॉफिट्स इन्वॉल्व है, बहुत ही ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, हाईएस्ट मार्जिन वाली चीज़ है कि मतलब जो ये जम्मू में जो हीरोइन का सेवन किया जा रहा है, जिसको चिट्टा बोला जाता है, ये ओपीएम का, ओपियोइड से बनता है अफ़गानिस्तान में। उस ओपियाइड को ये कोई केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे ये क्रिस्टलाइन होके ऐसी फॉर्म में आता है। तो ओपियाइड मतलब आप समझिए जाड़ी एक तरीके की, जो जम्मू में हमारे इधर जाड़ी उगती है उसी तरीके से वहाँ वो चीज़ उगती है। उस चीज़ का थोड़ा सा कुछ करके चीज़ करोड़ों की बन जाती है।
तो बहुत ही बड़ा हाई मार्जिन का गेम है। बाद में ट्रांसपोर्टेशन का इसमें पैसा लगता है मेन, कि आपने इसको पहुंचाना है। लेकिन जब ये एंड यूज़र के पास भी पहुंचती है तो जो शुरू के लोग होते हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन तब भी 90% तक होता है, 90% तक। तो अब कोई भी आदमी जो एक ऐसी ड्यूटी में है, जो इस चीज़ को रोकने की पोजीशन में है, जो जिसका ड्यूटी है कि इसको रोकना, तो उसका बिकना एक प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि जो लोग ये तंत्र चला रहे हैं उनको पता है कि ये हमारी रुकावट बन सकता है, तो वो ट्राई करते ही होंगे ऑब्वियसली उसको। तो इसमें ऐसा भी तो है कि बच्चों को या आम आदमी को एडिक्ट बनाया जा रहा है बहाने से, किसी तरीके से। एक बार उसको दे दिया जाए, 2-3 बार वो अगर इसको ले लेता है तो शायद उसका एडिक्ट हो जाता है वो, फिर वो मजबूर हो जाता है इसको, फिर डी एडिक्शन सेंटर्स में लेके जाना पड़ता है। देखिए ये इसका जो कॉस्ट है जम्मू शहर में, जहाँ तक जैसे हम देख रहे थे क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट अगर कोई बेयर कर रहा हो तो शायद वो पैसा लगाया जाता है टू मेक मोर पीपल एडिक्ट ऑफ इट। एक्चुअली ये एक तरीके से एक चेन सी बन जाती है इसमें, कि जो आदमी खुद इसका सेवन करता है वो इसका खर्चा उठा नहीं पाता, काफ़ी ज़्यादा पैसा है, तो वो अपने लेवल पे ही वो चेन आगे बनाता है। मतलब ये कोई सेंट्रलाइज तरीके से नहीं चल रहा है कि कोई पीछे से ज़बरदस्ती दे रहा है किसी को। जो एक आदमी जब इस चीज़ में मुलविस हो जाता है तो वो अपना खर्चा पूरा करने के लिए कोशिश करता है कि 1-2 लोग उसके साथ और मुलविस हो जाए जिनको वो प्रोक्योर। फिर ये खत्म कैसे होता है? कहाँ कोई हिस्ट्री में ऐसा मौका मिला कि कहीं से, जैसे हमने पोलियो खत्म कर दिया, तो ये ड्रग अब्यूज को खत्म किया गया, या ये नहीं खत्म हुई कभी? एक बार आई और फिर कभी खत्म नहीं हुई। देखिए वेव्स में चलता रहता है ये। मेन तो हमारा बॉर्डर जो पोरस बॉर्डर है, अगर ये बॉर्डर सील होता है ढंग से, अगर ये पोरस बॉर्डर सील होता है, जो मेरे को एलओसी का ज़्यादा मुझे डाउट है कि जो एलओसी के इलाके हैं, अखनूर के ऊपर के इलाके जो है वो ज़्यादा पोरस। तो पोर्ट्स में मिली थी, जब अडानी पोर्ट पे हमने देखा था कि पता नहीं कितने 1000 करोड़ की वहाँ पे भी मिली, वहाँ से कंटेनरों में आ रही का जो इम्पैक्ट है। देखिए अगर अदानी पोर्ट पे आ रही है, वो बेसिकली उधर उसका ज़्यादा चांस है कि वो दिल्ली, मुंबई या गोवा जैसी जगहों पे सप्लाई होगी, बड़े जो जहाँ पर ग्राहक ज़्यादा है। अब जम्मू जैसे शहर में वहाँ से आना इतना आसान नहीं है। जम्मू इसलिए ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हो गया कि जम्मू एक तरीके से पहले हम उड़ता पंजाब करके आ रही थी मूवीज, तो अब कहने लगे जम्मू में उड़ता जम्मू बन रहा है। और मैंने अपनी आंखों से जब कल देखा तो मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा हम सुनते थे, और आज जब ये खबर चली कि गुम्मट के एक होटल में एक डेड बॉडी मिली, और कह रहे हैं शायद वो कहीं ना कहीं ड्रग के इन्फ्लुएंस में ही थी, जो हम कमेंट नहीं करेंगे, इट इज़ इन पब्लिक न्यूज़ कि वो दूसरा जो लड़का था वो भी थोड़ा इसमें इसके इन्फ्लुएंस में था। तो इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा राजा भाई, आप बताएं क्या सोल्यूशन निकल सकता है? क्या हम इसको तमाशे की तरह देखते रहेंगे, या इसका कोई हल निकालने में हम जैसे लोग कोई पब्लिक ओपिनियन बना के या कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं उन एजेंसीज पे जो इसको कंट्रोल करना चाहती हैं और कंट्रोल कर सकती हैं? बिल्कुल, जैसे आपने कहा, ये समाज की भी ड्यूटी बनती है, सरकार की भी ड्यूटी बनती है। इसके सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, एक जम्मू में टीम जम्मू बनी हुई है, वो भी इस पर, जोरावर सिंह जी इस पर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट ने इसके सेंटर भी खोले हुए हैं। अवेयरनेस चाहिए एक्चुअली। जो बच्चे जाने बच्चे नहीं है सर, जवान बड़े, चलो जी, कुछ छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, कुछ मेच्योर भी हैं। आप पीछे सिदड़ा वाली साइड भी देखने को मिले, बड़ी अच्छी फैमिली के लोग वहाँ इन्वॉल्व थे। तो ये तो समाज और उनकी फैमिलीज और उनको ही थोड़ी ऊपर वाले की तरफ से कोई हो कि जिससे वो इससे बाहर निकलने की कोशिश करें। मदद तभी की जाती है, जैसे वो एक कहानी है कि एक हाथ अगर दे दूसरा पकड़े तो ही बाहर आया जा सकता है। गवर्नमेंट ने तो टीमें बनाई हुई हैं, अब थोड़ी सी अवेयरनेस दोनों तरफ से ज़्यादा हो तो फिर ही इस पर कोई हल निकाला जा सकता है। और रवीश जी ने जैसे बोला, ये तो इंटरनेशनल मसला है। जे एंड के तो हमारा इन्वॉल्व हो गया, पंजाब, हिमाचल, अभी पीछे हिमाचल में सुन रहे थे, वहाँ भी ऐसा ही सिस्टम चल रहा है बड़ा। कहीं कहीं रवीश इसकी जुड़ाई जो है ना कहीं मुझे लगता है अल्टीमेटली आएगी वहीं पे कि जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर का क्लैप्स हो जाना, वो भी मतलब नॉन फॉर्मल का बन जाना और फॉर्मल का लगभग इनसिग्निफिकेंट हो जाना, कहीं ना कहीं तारे जुड़ेंगी। जी जी बिल्कुल। देखिए ये तो क्या होता है कि जब स्कूल में बच्चा होता है तो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, एक ऐसी जगह पे होता है सबसे पहले हम कहेंगे स्कूल ही कंट्रोल हो सकता है। बिल्कुल, वो जिसकी अकाउंटेबिलिटी है। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसकी अकाउंटेबिलिटी है अपनी, और जो एक वैल्यूज़ पे चलता है। देखिए हर किसी स्कूल का एक लोगो होता है, उसके नीचे वो लिखते हैं अपने वैल्यूज़, और वो वैल्यू सिस्टम के ऊपर बेस्ड सिस्टम है। लेकिन अब देखिए बात ये है कि जो ये ट्यूशन का कल्चर है, ये मार्केटिंग के हिसाब से चलता है। ये जो डिमांड जो लोग मांग रहे हैं, स्कूल ऐसा नहीं है कि स्कूल आज को बोल दे कि भाई जीन्स में आ जाओ आप, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड है।
तो स्कूल ऐसा नहीं चलेगा। जो एक ट्यूशन सेंटर है, ट्यूशन सेंटर बोल सकता है कल को कि आप निक्कर में आ जाइए, ये तो ट्रेंड है, ये गोवा का फैशन है। तो वो बेसिकली जो गलत चीज़ें हैं समाज के अंदर, वो उनको प्रोत्साहन देती है। और दूसरा क्या होता है कि जब ट्यूशन सेंटर में बच्चे आते हैं, बिल्कुल फ्रीली आते हैं, कहीं से उनके ऊपर कोई मतलब घर से आ रहे हैं, कहीं से चेक नहीं है, कोई जेब में कोई क्या लेके आ रहा है, कुछ लेके आ रहा है, तो किसी को पता नहीं। तो ये जो ट्यूशन सेंटर्स है, ये तो कहीं ना कहीं छुपी हुई बात अभी बाहर नहीं आई है, लेकिन मेरी फीलिंग है कि एक अड्डा बन चुके होंगे इस चीज़ की शुरुआत का। क्योंकि जो उम्र है 16-17 साल की उम्र है बच्चे की, वही एक पॉइंट ऐसा है जहां पर वो बहुत खराब हो सकता है। सुनने में एक तरह बहु प्लाजा भी इसका एक सेंटर बन चुका है इन चीज़ों का, क्योंकि एक बड़ा अलग सा एरिया है, काफ़ी पार्किंग में होता है, कुछ होता है। तो मुझे लगता है कि बीइंग इन जर्नलिज्म वी शुड हाईलाइट दीज थिंग्स। फिर जो एजेंसीज है वो भी देखें, पेरेंट्स भी देखें, आम समाज का लोग भी देखें कि हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आ रहा है जब कोई एक स्टेक होल्डर, यहाँ जैसे स्टूडेंट्स ही हैं, बच्चे ही हैं, वो किसी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए ऐसे सिस्टम में जाते हैं जहाँ के साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हैं, तो उस सिस्टम को बंद क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब अब मैं देख रहा हूँ कि एक नया डिबेट शुरू हो गया, बच्चों ने कहा कि कोटा में प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले ये शुरुआत कहाँ से हुई है? ये शुरुआत हुई है जब बोर्ड एग्ज़ाम के साथ आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी लेना शुरू कर दिए, और बोर्ड एग्ज़ाम का रिवॉर्ड ही नहीं दिया कि अगर आप बोर्ड एग्जाम पास भी कर रहे हो, पोजीशन भी ले रहे हो, आपको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं मिलेगी। आपको अगर यूनिवर्सिटी जाना है CUT देना है, अगर आपको मेडिकल कॉलेज में जाना है आपको एक और एग्जाम देना है। तो जब आपने स्कूलिंग के एंड को इररिलेवेंट कर दिया, तो आपने तो खुद ही बोल दिया कि अब आप खुले मैदान में चले जाओ। अब आप कह रहे हैं हम उसको रेगुलेट करेंगे। आप रेगुलेट क्यों कर रहे हो? आप एग्जाम को स्ट्रीमलाइन करके स्कूलों को काम करने दो। स्कूल तो काम करने चाहते हैं ना, मैं स्कूल चलाता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। अब मैंने आउट ऑफ बॉक्स जाके मैंने पिछले 20 सालों के पहले स्कूल में अपने कॉम्पिटिशन्स की तैयारी शुरू करा दी। हैवीली सैलरीज पे की गई टीचर्स को, उन टीचरों को इनकॉर्पोरेट किया गया। फिर भी हम 6-7 घंटे में सिलेबस कंप्लीट करके चल पड़े। और इन कोचिंग इंडस्ट्री वालों को लगा ये एक थ्रेट है, तो उन्होंने एक कैंपेन चलाई कि स्कूलों में क्यों पढ़ाई होगी, ये तो काम कोचिंग का है। क्योंकि कोचिंग में एक टीचर को सैलरी लेने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, चंद बच्चों को खुश करना पड़ता है। आज हम देख रहे हैं यूट्यूब पे चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, सोशल मीडिया पे, कि टीचर किस किस तरीके से बच्चों को एंगेज करते हैं, क्या क्या बोल के उनको अपनी रील्स दिखा के तो बच्चों को एंगेज कर रहे हैं। और अब सामने आ रहा है कि बच्चों को एंगेज करने के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर रील चला के टीचर्स को टारगेट दिया गया, और उसका नतीजा अब सामने आ रहा है। कोई भी पेरेंट अगर मुझे देख रहा है, वो जाए गूगल में जाके देखे कि कितना घाटा पड़ा इन कोचिंग सेंटरों को, और वो फोर्स कर बायजू ने, तो बायजू की टॉक्सिसिटी तो सबके सामने आ गई। तो इसी तरह सभी कोचिंग सेंटर इस टाइम क्लाइंट एक्विजिशन की तरफ लेके जा रहे हैं। बट वो खाली पढ़ाने के लिए एक्यूज नहीं ना कर रहे हैं, जो उसके साथ वो उसको एक अजीब सी फ्रीडम देते हैं, जिस फ्रीडम की उसको बच्चों को भी जरूरत नहीं है। और उस फ्रीडम के बीच में फिर जो इस किस्म के कार्टल्स हैं ये घुस जाते हैं, चाहे वो ड्रग का कार्टल है, चाहे वो और कोई इंडिसेंसी का कार्टल है, चाहे वो जो बालाबादे वाला मसला चल रहा है कि यूट्यूब का एक्सेसिव यूज, सॉरी इसका इंस्टाग्राम का। और मैंने सुना कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम में छोटे बच्चों का चाइल्ड अब्यूज ऑटोमेटिकली आगे दिया जा रहा है। कल एक रिसर्च पेपर में मैंने पढ़ा कि इंस्टाग्राम की जो एल्गोरिदम है ये पर्टिकुलरली हाईलाइट करती है, अगर आप उसको यूज़ करना शुरू करो, उन चीज़ों को जो ट्रेंड है। तो ट्रेंड में बड़ी पॉजिटिव चीज़ें नहीं है, तो ये सीधा कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है जाके फिर बच्चों के ऊपर। तो जब बच्चा एक छोटी उम्र में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैच्योरिटी ले रहा है, तो नेचुरली वो उन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करेगा जो उसको दिखेंगी। तो इन सबको जुड़ाव अगर हम देखें और सोल्यूशन की तरफ चलें, तो सोल्यूशन ये निकल सकता है कि हमारे पास एक हैवीली गुड नंबर ऑफ स्कूल्स हैं, स्ट्रक्चर्ड स्कूल्स हैं। उन स्ट्रक्चर स्कूल्स के सिलेबस के ऊपर ही कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स हैं। तो स्कूल्स में SP स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम की तरह हम लोग और भी अच्छे स्कूल्स हैं जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी उधर ही कराएं, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज उधर ही कराएं, यूनिवर्सिटी की तैयारी उधर ही कराएं, और एग्जाम को भी रिफॉर्म करने की जरूरत है। बोर्ड और कॉम्पिटिटिव को इस तरीके से, जिस तरीके से सिंक्रोनाइज करके, कि बच्चे को ये नहीं लगे कि मैं बोर्ड का एग्जाम ही क्यों दूं, मैं कॉम्पिटिटिव भी दे दूं। और ये लोग कह रहे हैं ऑर्गेनाइज करो, इनको बोला जाए आप बंद हो जाओ। आज मैं एक अजीब सी बात देखी और मैं वो हाईलाइट करूंगा। फिर मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेरे मित्र हैं, उनको फ़ोन करके पूछा कि मैं कोचिंग सेंटर के एक टीचर को देख रहा था, उसने अपने आगे प्रोफेसर लगाया। और जहाँ तक मैंने उसके बारे में जब पता लगाया तो पता लगा कि उस इंसान के पास MSc की डिग्री है या PhD है, बट शी इज़ नॉट अ प्रोफेसर। तो मैंने पूछा प्रोफेसर कैसे बनते हैं? उन्होंने बोला प्रोफेसर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको एसोसिएट प्रोफेसर या
आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 8-10 साल काम करना पड़ता है, फिर यूजीसी आपको ग्रांट करती है कि आप प्रोफेसर हो, और फिर आपकी अपॉइंटमेंट होती है, देन यू कैन डेजिग्नेट योरसेल्फ एज ए प्रोफेसर। तो मैंने कहा सर ये तो 11th-12th को पढ़ा रही, कहते ये थोड़ी प्रोफेसर है। तो आप ये समझें कि अगर एक टीचर जो कि कहीं पे इंटरव्यू नहीं क्वालिफाई किया, कहीं यूजीसी के पास जाके सर्टिफिकेशन नहीं लिया, तो वो एक अपने आप को प्रोफेसर कह रही है और इनोसेंट लोग उसको प्रोफेसर समझ रहे हैं। तो अगर वो टीचर इस माइंडसेट की है कि अपने आप को सेल करने के लिए उसने अपने आप को प्रोफेसर बोलना शुरू कर दिया विदाउट गोइंग टू यूनिवर्सिटी टीचिंग, तो आम लोग देख रहे हैं तमाशा। तो ये वैसा नहीं है कि हम एजुकेशन के नाम पे एक्सेप्ट कर रहे हैं करप्शन इन एजुकेशन, एंटरटेनमेंट के नाम पे हमने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया ड्रग्स को, और ये जो फिल्थी मजाक हो रहा है। तो ये मानता हूं फ्रीडम है, बट अल्टीमेटली वेयर इट विल बी लीडिंग, नुकसान हम जैसे लोगों का नहीं होगा, या रवि साहब का या राजा भी आपका या उन लोगों का नहीं होगा जो इसके अगेंस्ट है, नुकसान उन्हीं का हो रहा है जो इसके कंज्यूमर है। बिल्कुल। हम तो एक बीइंग ह्यूमन अपनी ड्यूटी दे रहे हैं कि भाई हमने अपना नुकसान बचाया, आप अपना नुकसान बचाओ। प्रैक्टिकल यही है ना, ड्रग्स को जो नहीं ले रहा है वही कह रहा है ड्रग्स बुरी है, जो ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है वो थोड़ी कह रहा है बुरी है। लेकिन हम उसको देख रहे हैं, जब वो कंज्यूम कर रहा है वो दुखी हो रहा है, उसकी फैमिली खराब हो रही है, उसके फाइनेंस खराब हो रहे हैं, वो जिस इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करता है, अगर वो किसी का फादर है फैमिली खराब हो रही है, सन है तो उसकी फैमिली, अगर डॉटर है तो खराब हो रही है, वाइफ है तो खराब हो रहा है, अगर वो कोई बिजनेस करता है तो खराब हो रहा है, और अगर कोई वो जॉब करता है तो खराब हो रहा है। तो वो एक एसेट था सोसाइटी का जिसको ड्रग्स ने खराब कर दिया। तो हम तो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, भाई सपोर्टिंग हिम, और हर कि आप अभी भी अवेयरनेस के साथ आओ। लेकिन अगर ये मनी की वजह से चल रहा है तो ये सेम चीज़ हुई। अभी मैं बच्चों की पार्लियामेंट में बैठा हुआ था, जो चल रही है, मैं नेट पे देख रहा था, उसमें बच्चे कहते हैं कि 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है बाय कोचिंग सेंटर। तो ये वही जुड़ जाती है कि अगर वो एम्प्लॉयमेंट का बेस आप मानते हो तो आप देखो कि कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट खाई उसने। अगर यही चीज़ें स्कूल्स में डेवलप होती, स्कूल को करने दिया जाता बाय ऑर्गेनाइजेशंस, तो स्कूलों में कितनी जॉब्स क्रिएट होती। मैंने डाटा इकट्ठा किया, इंडिया में लगभग 13 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, और अगर 13 लाख स्कूलों में हम एवरेज 5 लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ा देते तो कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती, सोच सकते हैं ना हम। 65 लाख। तो 1 लाख कहां, 65 लाख कहां, और इन 1 लाख लोगों ने वो प्रेशर सारा रिलीज करके रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में पूरी इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को चोक कर दिया अप टू 12th। और उसका नतीजा हर जगह दिख रहा है। ये जो बच्चों के अंदर बदतमीजी का बिहेवियर आ रहा है, हम इसको ये नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि शायद इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो कि भारत एक ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है जहां से पूरी दुनिया को क्वालिटेटिव ह्यूमन रिसोर्स जा सकता है, हम उसको चोक कैसे करें। और फिर अब फॉरेन यूनिवर्सिटी आ रही है यहाँ पे टू लुक आफ्टर, क्योंकि उनको वहां पे अपनी फंडिंग नहीं मिल रही है गवर्नमेंट से, तो वो $30 बिलियन की इकोनॉमी यहां से लेके जा रहे हैं वहां बाहर। बच्चे 7 लाख बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं। तो 5 लोगों ने अपना यूनिवर्सिटी ने कैंपस खोल भी दिया यहाँ पे। तो पहले उन्होंने हमारे एजुकेशन स्ट्रक्चर को क्लैप्स किया है ना, क्योंकि ये लोग बड़े इन्फ्लुएंशियल हो गए, कोचिंग सेंटरों को फंड किया, और मैक्सिमम कोचिंग सेंटरों में फंडिंग फॉरेन से आ रही है कि आप इनको डिसएंगेज करो, फिर हम एक मॉडल सिस्टम लेके आएंगे जो फिर से स्ट्रीमलाइन करेगा और उसका सारा रेवेन्यू और सारा क्रेडिट हम खुद को देंगे। तो मुझे लगता है एक सीरियस मैटर है जिसके ऊपर नजर देनी जरूरी है। रविश, आप क्या बोलते हो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि 1 लाख जॉब्स क्रिएट की, लेकिन आप किसी माफिया को ऐसा तो नहीं बोल सकते माफिया ने, जैसे हम ड्रग्स की बात कर रहे थे कि जो ड्रग कार्टेल है उसमें जी 50,000 लोग लगे हैं तो आप चलने दीजिए, तो ये कोई तर्क नहीं है। तो जैसे ट्यूशन सिस्टम है, ये तो मतलब देखिए अब मेरे पास एक टीवी है तो मैं तो 2 कनेक्शन तो नहीं लूंगा ना उसके लिए केबल के, मैं तो एक ही पे। तो स्कूल को जब हम पे कर रहे हैं कि वो पढ़ाएगा, और मेरे को लगता है कि स्कूल से एफिशिएंट कोई जगह तो है नहीं पढ़ने की, क्योंकि जितने क्वालिफाइड टीचर एक स्कूल में होते हैं, मैं गवर्नमेंट स्कूल की एग्जांपल लेता हूँ, जितने जितने क्वालिफाइड स्टाफ है या इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट स्कूल में, उतना तो ट्यूशन सेंटर। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं, मेरा ये पर्सनल और मेरा ये प्रोफेशनल व्यू है जिसके ऊपर मैं वन साइडेड लड़ाई लड़ रहा हूं कि पहले इन लोगों ने गवर्नमेंट स्कूलों को खराब किया कि गवर्नमेंट स्कूल के 2-2 टीचरों ने ट्यूशनें लगाई। फिर उन्होंने जब देखा कि अब गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व हो गया, पहली पढ़ाई खत्म की गई स्कूलों से गवर्नमेंट के, जिसमें पैसे नहीं देने पड़ते थे। फिर प्राइवेट स्कूलों ने थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश की और कुछ साल निकल गए। अब प्राइवेट स्कूलों से भी उन्होंने निकाल के उसको अलग कमरों में लेके गए, और फिर प्राइवेटाइजेशन ने कुछ ऐसे लोगों को स्कूलों में लाया प्राइवेट के जिनका पर्पज ही नहीं था स्कूल चलाना।
और उन्होंने आके हर सेक्टर को खराब किया। जैसे अगर कुछ वो बिजनेसमैन प्राइवेट स्कूल में एज एन ऑपरेटर नहीं आते, तो जिन लोगों ने प्राइवेट स्कूल इंटरप्राइज की है वो खुद टीचर्स थे, वो खुद एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट थे और उनके साथ लिंक्स थे गवर्नमेंट और प्राइवेट के मिक्स। लेकिन जो मॉडर्न टाइम में प्राइवेट स्कूल देख रहे हैं वैसे ही है जैसे कोचिंग सेंटरों के ओनर्स हैं कि एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, कोई उनको उस तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बड़ी बिल्डिंग बनाई, उसमें एम्यूनिटीज डाली और फिर उसके बाद गुजरात हो गया जो बच्चे हम देख रहे हैं कि फेयरवेल पे कारें लेके गए। और इसको रिवर्स करने की जरूरत है। तो रिवर्स हमेशा एक आयरन हैंड से किया जाता है। तो हम पिछली बार भी बोल रहे थे कि कोचिंग सेंटर्स को इमीडिएट बैन करके स्कूलों को उस काम को दे देना चाहिए और किसी प्राइवेट प्लेयर को इसमें लो नहीं करना चाहिए। एक सिस्टम को मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं इस सिस्टम को एक्सपेरिमेंट करके क्लोज कर चुका हूं, स्ट्रक्चर बना चुका हूं। गवर्नमेंट इसको ले ले और हमारे भारत को इस सिस्टम को किसी भी स्कूल में इंप्लीमेंट करके चलाए। आपके कॉम्पिटिटिव की तैयारी स्कूलों में हो जाएगी, बच्चे आपके स्पोर्ट्स में भी जाएंगे, पूरे साल का करिकुलम डिफाइन हो जाएगा और रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। और शायद हम ड्रग्स को भी इस सिस्टम से कंटेन कर पाए किसी हद तक, क्योंकि जब हम कंट्रोल कर पाएंगे तो कंट्रोल करने के साथ हम उसको कंट्रोल करके डायरेक्शन में भी लेके जा सकेंगे। और जब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो शायद हम उसको रोकने, उसको कंटेन भी नहीं कर सके। तो आप क्या बोलते हो रवीश इसके बारे में? जी जी बिल्कुल। देखिए, एंगेज करना बच्चों का जो ये सिस्टम है अभी, जो डमी स्कूलिंग का सिस्टम मैं देखा है आजकल। देखिए, बच्चे को फ्री रख देते हैं, 3-4 घंटे उसने कोचिंग जाना, आपने बाकी टाइम उसको फ्री रखा, खेलने उसको दिया नहीं, तो एनर्जी है बच्चे के अंदर, वो कहीं ना कहीं तो लगाएगा वो एनर्जी। तो अगर वो पॉजिटिव जगह नहीं लगा पाएगा एनर्जी, तो वो नेगेटिव जगह ही जाएगी। और ये बहुत बड़ा रीज़न है, एक जो ड्रग एडिक्शन है उसका रीज़न जैसा अनएम्प्लॉयमेंट माना जाता है कि अगर आदमी फ्री है तो बहुत ज़्यादा चांस है उसका इस चीज़ में गिरने का। अगर वो बिजी है, अगर वो कुछ काम में बिजी है, कुछ काम कर रहा है, तो उसका चांस 90% कम हो जाता है। आपने बड़ा सिग्निफिकेंट पॉइंट बोला राजा भैया। हम अक्सर ये बात डिस्कस करते हैं कि जो हमने ये कल्चर बनाया कि नौकरी ये नहीं है, ये इसलिए बनाया क्योंकि हमने बीए की, बीकॉम की, बीएससी की और हमने कहा अब हमें इसकी वजह से नौकरी मिलेगी। हमने फोकस होकर एजुकेशन नहीं ली। अगर हमने जॉब लेने के लिए एजुकेशन ली होती, हम डिफाइन करते कि मुझे क्या जॉब करनी है। मुझे अगर एक टाइपिस्ट बनना है तो मैं टाइपिस्ट की कोर्स कर लेता, ठीक है। अगर मुझे रिसर्च करनी है तो बीएससी एमएससी कर लेता। अगर मुझे किसी जगह ऑफिस में जाके मैनेजमेंट का काम करना है तो बीबीएमबीए कर लेता। मैं पढ़ता गया और मैंने ये नहीं क्लियर किया कि मुझे करना क्या है। तो अगर मुझे अपने आप को देख के लगता है या किसी स्टूडेंट को लगता है कि यार मुझे तो टेक्निकल काम करना है, आई वांट टू सर्व एज अ मैकेनिक, तो मैं मैकेनिकल कोर्स कर लेता, आईआईटी में, आईटीआई में जाता, मैं पॉलिटेक्निक में जाता, मैं 10th के बाद आगे काम करता, मैं 8th के बाद ही स्किल डेवलपमेंट में चला जाता। एक भीड़ को पहले ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटरों ने एंगेज करके रखा, फिर उसको डायरेक्शन नहीं दी। अब वो भीड़ जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ चली गई क्योंकि वो अनएम्प्लॉयबल हो गए। तो अब आ जाके वो सारी भीड़ वही सड़कों में घूम रही है, वही भीड़ ड्रग्स के काटल का शिकार भी हो रही है, वही वो इंटरनेट के जो मिसयूज कर पा रहे हैं। और जो एक रिसोर्स हो सकता था वो खराब हो गया। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये आज भी हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज और जिसको बोलते हैं पंचायत वाइज आइडेंटिफाई करने, हमारे यहाँ पे कितने ग्रेजुएट, कितने लोग अवेलेबल हैं, फिर उनको कहना है, उनसे बात करनी है, काउंसलिंग सेंटर्स बनाने हैं कि हम आपको एंगेज करते हैं। क्योंकि इतनी इंडस्ट्री है जहां पे हम जब टाइम्स ऑफ इंडिया निकालते हैं या हम पोर्टल्स निकालते हैं, एवरीवेयर वी रिक्वायर पीपल। तो जिस स्किल का उनको जरूरत है, जिससे वो इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट हो जाती है, इमीडिएट वो शुरू करें, बजाय इसकी कि रॉन्ग एग्जाम्पल बनाई, पीएचडी चाय वाला, पीएचडी फ्रूट वाला, वो पीएचडी करके किसी रिक्विजिट अच्छी शॉप पे, अगर उसने बायोलॉजी में की है, किसी अच्छी रिटेल शॉप पे जाके एक सीजन तरीके से लाइसेंस होल्ड करके काम कर सकता है। तो वो जो काउंसलिंग सेंटर्स का काम है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का, एक स्ट्रक्चर तरीके से की जा सकती है। तो मुझे लगता है कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं वहां पे जो काउंसलर बैठे हैं, हम सबको प्रोएक्टिविज्म दिखाना चाहिए और ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए एंगेजमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कोचिंग को ऑर्गेनाइज करने की बजाय बैन करने की जरूरत है। बिल्कुल। और बच्चों को अपने अपने स्कूलों में लेके जाना और फिर उन स्कूलों की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए प्रेशर क्रिएट करना उसके प्रिंसिपल्स पे और उसके लोकल जो उसके अकाउंटेबिलिटी को देखते हैं। तो मुझे लगता है दैट वे वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बिल्कुल। आपका क्या हाल है राजा भैया? हो पाएगी इस तरीके से? बिल्कुल ऐसा होगा तभी। इंटीग्रेशन ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, ITIs, पॉलिटेक्निक, ITI and IITs all should be integrated in a such a way that the resource, the human resource of the India is utilized up to maximum level.
इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे कोचिंग कहाँ से घुस रही है, इसको तो बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल, वो तो कोचिंग तो एक गलत रास्ते पे लेके जा रही है ना सबको। वो एक पैरेलल रियलिटी क्रिएट कर रही है। देखिए वो क्या बना रहे हैं, वो एक पैरेलल रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं और सबको फनल कर रहे हैं एक ऐसी दिशा में जो उनको पता है कि केवल 0.01% लोगों को मिलेगी। चूंकि वो लोग उसमें से, जो वो भीड़ है, उस भीड़ में से 1-8% आदमी उनके थ्रू होके निकलेगा और उनको पैसे कमा के देगा, उनको पैसे देगा। सिर्फ इस कारण वो सोसाइटी को खराब कर रहे हैं पूरा, सिर्फ एक छोटे से लालच। और एक गलत डिसीजन किसी ऑफिसर ने लिया होगा या एक थॉट प्रोसेस ने लिया होगा कि एंट्रेंस को लाइए और बोर्ड के एग्जाम को इरेलेवेंट कर दीजिए। वो 10-20 लोग जो प्लानिंग में बैठे हैं, मैं कहता हूं जो गवर्नमेंट की प्लानिंग कमीशन है वो इसके ऊपर सीरियस व्यू करे। मैं समझ पा रहा हूं कि ये क्यों किया गया होगा। उस जमाने में, आज 20 साल पहले, जो स्टेट बोर्ड्स थे, बहुत सारे, बिहार बोर्ड था, काफी सारे बोर्ड्स थे, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जाता था। काफी धांधलियां और काफी कुछ होता था इन बोर्ड्स के अंदर। लेकिन आज के दिन अगर मैं देखूं तो ये जो स्टेट बोर्ड्स हैं ये काफी एफिशिएंट है। कोई धांधली इसका एक सोल्यूशन मैं दूंगा कुछ नहीं कि बोर्ड्स की इनएफिशिएंसी की बात तो है, धांधली की बात भी मान लेते हो तो धांधली तो नीट में भी हो गई, हाँ, जेई के एग्जाम में हो रही है धांधली। को थोड़ी आईएएस का एग्जाम लीक हो गया था। मैं ये बताता हूं, मैं इस पे ये कहता हूं, इसका सोल्यूशन ये है कि एग्जाम लें आप, एंट्रेंस वेरी गुड लें, लेकिन उसकी प्रिपरेशन कराने का काम स्कूलों को कराएं। बिल्कुल एक ही जगह। वैसे मतलब स्कूल को कहा जाए कि तुम्हें ही उस बच्चे को तैयार करना है जो बच्चा इस एग्जाम के लिए तैयार होने के लिए एटलीस्ट प्रिपेयर्ड है। वैसे मेरा मत ये है कि हमको जो बोर्ड का एग्जाम दे रहा है जैसे पहले के हमारे समय में हुआ करता था, बोर्ड के एग्जाम्स के बेसिस पे ही आपको इसको कनेक्ट करना चाहिए रादर देन एंट्रेंस। अगर बात आई ना, अगर बोर्ड एग्जाम होगा तो शायद उसको मैनेज करना लोकल लेवल आसान है, तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप एग्जाम कंडक्ट करें। अब दोनों माइक्रो असेसमेंट्स को साथ, हम जैसे मैं रेडी हूं, मैं अपनी रिसर्च देने को तैयार हूं, मोस्ट एक्यूरेट एवेल्युएशन करा के दे सकता हूं स्ट्रक्चर तरीके से, पैन इंडिया बहुत तरीके से, और वो मैं यहाँ इस शो पे नहीं बताऊंगा। वो मेरी मेहनत है, मेरी रिसर्च है। अगर कोई एजेंसी मेरा ये आज का सुने, चाहे वो प्लानिंग कमीशन में बैठे लोग हैं, मेरे साथ कांटेक्ट करें, मैं खुद ही कांटेक्ट कर देता हूं। आप पूरे जम्मू कश्मीर की बात, इंडिया के बच्चों का मोस्ट एक्यूरेट एग्जाम ले पाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्कूल्स। आपको किसी कोचिंग सेंटर में कोचिंग कराने की जरूरत ही नहीं है। आपको मोस्ट एक्यूरेट साइंस स्टूडेंट्स मिल जाएंगे फॉर आईआईटीज, फॉर कॉमर्स स्टूडेंट मिल जाएंगे फॉर आईएएम्स, एंड ह्यूमैनिटीज के बेहतरीन बच्चे आपको मिल जाएंगे जो बेहतरीन आईएएस अफसर बनेंगे, जिनका एटीट्यूड भी असेस्ड होगा, जिनका बिहेवियर भी असेस्ड होगा। और वो पूरा स्ट्रक्चर मेरे पास मैंने बना के रखा है जो मैं अपने स्कूलों में इंप्लीमेंट करके सर्वाइव कर रहा हूं इस डेंजरस सिस्टम में, जहां पर रणबीर जैसे स्कूल क्लैप्स हो गए, जम्मू की बात करें, मोहरक मंडी जैसे स्कूल सस्टेन नहीं कर पाए, हम अपने आप को बचा पाए बिकॉज वी वर्क विद द सिस्टम। तो गवर्नमेंट अगर इस सिस्टम को ऑन कर ले तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भारत की सरकार अब सॉल्व करेगी आम आदमी की, और हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। हमने ये चीज दे दी होती दिल्ली गवर्नमेंट को, लेकिन जब उनके साथ काम किया, आज इस प्लेटफॉर्म में बोलूंगा, मुझे उनकी मंशा में क्लैरिटी नहीं दिखी थी, तो मैंने वहां से वापस आ गया था, मीटिंग करके उठ के आ गया था वापस, कि मुझे उनकी आज अगर एनईपी में वो क्लैरिटी है तो आज हमारी जो ये बात है, पहले इमीडिएटली कोचिंग सेंटर बैन करें और साथ ही साथ स्कूल्स की जो भी बॉडीज हैं, स्टेट बोर्ड के चेयरमैन को बुलाएं, उनको ये फोर्स किया जाए कि आपके जितनी एफिलेटेड स्कूल्स हैं, हमें ये फॉर्मेट आपके स्कूलों से तैयार चाहिए, और वो स्कूलों में इसको स्टार्ट करें। और ये जो कोचिंग टीचर की अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, इनको अनएम्प्लॉयड होने दें, इस 1 लाख लोगों को अनएम्प्लॉयड होने दें, 65 लाख बच्चे लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे, और भारत की इकोनॉमी एजुकेशन में 10% से अपने आप बढ़ेगी, और अपने आप जो हम पूरी दुनिया को, वर्ल्ड को, ह्यूमन रिसोर्स को दे सकेंगे स्ट्रक्चर। और ड्रग्स जो है वो दिखेगी ही नहीं कहीं पे। जब बच्चे सेटिस्फाई होंगे, स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों से लिंक करके पहुंचेंगे, तो कौन लेगा ड्रग्स? बिल्कुल, दिस इज व्हाट आई सपोज। आपका क्या कहना राजा भैया? जो आपने बोला बिल्कुल दुरुस्त है, टेक्निकली बात है रवीश जी बिल्कुल। मैं बस इसमें यही जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, जैसे एक बहुत बड़े लिटरेरी फिगर ने बोला है कि एग्जामिनेशन इज नॉट द रियल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। यस, तो एटलीस्ट जो एक मल्टीपल चॉइस एग्जाम है वो तो नहीं है। एटलीस्ट एक मल्टीपल चॉइस एग्जाम है जिसको मैं खुद एक फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, उसमें एक प्रोबेबिलिटी है कि आदमी के सारे जो बाई चांस ABCD कर रहा है वो सही भी हो सकते हैं। आप मुझे बताइए ना, टेक्निकली वो नेगेटिव मार्किंग से उसको काउंटर कर देते हैं। नेगेटिव ही नहीं मैं बोल रहा, मैं देखिए क्या 100 में से ABCD में से एक आंसर है,
है ना, तो देयर इज 25% प्रोबेबिलिटी कि एक तो मैं सही बता रहा हूँ गलत, तो ऑन अ वेरी गुड डे जब किसी की किस्मत है तो उसके तो सारे तुक्के सही लग सकते हैं, है ना, ये तो बिल्कुल ही वो है। तो जब आप पूरा उसको पढ़ा रहे हैं, आप 12th क्लास की बात करें अगर हम, आप उसको इवेलुएट कर रहे हैं, स्कूल के अंदर भी कर रहे हैं, मंथली टेस्ट हो रहे हैं, उसके बाइएनुअल टेस्ट हो रहे हैं, फिर एनुअल टेस्ट हो रहा है, फिर एक एंट्रेंस हो रहा है, तो आप ये कनेक्शन अचानक से तोड़ क्यों देते हैं जब उसने एक एग्जाम दिया, क्योंकि भीड़ बढ़ गई ना, 1 लाख बच्चा पेपर देने की बजाय पहुंच गया 20 लाख। तो लेकिन आप वेटेज 25 लाख अब पुराना उसका भी वेटेज लीजिए ना, जो उसका 12वीं का एग्जाम हुआ स्टार्ट किया था, कोचिंग सेंटरों का कार्टेल इतना स्ट्रांग है, वो इन्फ्लुएंस कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी चीज पे बोल रहा हूँ, और जो मैं जो क्योंकि पार्लियामेंट में जब भी डिस्कशन होती है ना, कोई एक लॉबी है जो कोचिंग सेंटर को कहती है ऑर्गेनाइज करो, इसको ऑर्गेनाइज करो। मुझे समझ नहीं आती, प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए एक्सपर्ट्स को लगता है कि 10 कमरे चाहिए, ग्राउंड चाहिए, तो एक बच्चे को 4 घंटे कोचिंग कराने के लिए कोचिंग सब नहीं करते। कैसे नहीं करते? 12th क्लास के बाद अगर 20 लाख बच्चा एंट्रेंस दे रहा है, जरा चेक किया जाए भारत में एक क्लास में कितना बच्चा 12th में, तो जितने बच्चे 12th में हैं लगभग सारे के सारे बच्चे ही एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो जितने अगर उस स्कूल को, उन सारे स्कूलों को इतनी रिक्वायर्ड है एसओपीज, तो फिर इनको रिक्वायर्ड करने की जरूरत नहीं, इनको बंद करने की जरूरत है, और इनको इमीडिएटली ब्लैंकेट बैन बंद करके बच्चे अपने अपने स्कूलों में पहुंचे। अगले साल जब 2026 का एंट्रेंस एग्जाम आए, पूरा साल तैयारी स्कूलों में कराई गई हो। बिल्कुल इसको लिंक कर देना चाहिए। मेरा तो ये भी, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, मेरा मत ये है कि हमें जो 12th का बोर्ड एग्जाम है उसको भी कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा एंट्रेंस। बिल्कुल जुड़ेगा, वो क्यों नहीं जुड़ेगा? आप कैसे, और जैसे देखिए, मैं लास्ट ईयर इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कर रहा था CUET एग्जाम के ऊपर, तो मैं थोड़ा जब उसको पढ़ रहा था तो मुझे एक फीलिंग आई एक अंदर से कि ये तो देखिए एक जो नॉर्मल ग्रेजुएशन का एग्जाम था उसको भी ग्लैमराइज करने की कोशिश लगी मुझे। वो बिल्कुल वही ग्राउंड करने की CUET कर दिया जी, CUET वो अचानक से ऐड आने लगी। देखो ये रहा है कि जो फॉर्मल सेक्टर है ना, फॉर्मल सेक्टर को लग रहा है कि यार हमारे पास बच्चा ऐसे ही आ जाता है, हमें भी इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करना है। स्ट्रक्चर करने के लिए क्या जरूरत थी कि जो यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज हैं वो हेलाइट्स कंट्री से इंटीग्रेट किए जाते हैं। बिल्कुल, आप 11th-12th से बच्चों की असेसमेंट मंगवाते, और आज वो पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तभी मैंने कहा कि एक मॉडल मेरा तैयार है और मैं चाहता हूं कि मॉडल में दूं। अगर और 2, 4, 10 दिन 20 दिन मेरे को नहीं को मिला तो मैं पूरा प्रोग्राम बना के इसी अर्थ न्यूज के चैनल से मैं लॉन्च कर दूंगा कि भारत सरकार को कि देखो भाई जी, ये पूरा एल्गोरिदम मैंने बना के दे दिया आपको, ये फ्लो चार्ट बना के दे दिया। भारत का 25 करोड़ बच्चे भारत के पढ़ रहे हैं स्टेम स्कूलों में। हर साल 20 से 25 लाख हर क्लास में बच्चा बैठा है। इस 25 लाख बच्चे का पूरा स्ट्रक्चर बना के आपको दे देते हैं कि IIT में कौन जाएगा, ITI में कौन जाएगा, पॉलिटेक्निक में कौन जाएगा, फौज में कौन जाएगा, अग्निवीर में कौन जाएगा, सब स्ट्रक्चर करके दे देंगे। और कोचिंग की कोई जगह ही नहीं है इसमें, और इनको वन गो में ब्लैंकेट बैन कर दो, इससे पहले कि ये कोचिंग इंडस्ट्री के लोग हमारे बच्चों का माइंडसेट खराब कर दें। क्योंकि जो कल भी देखा आज देखा, ये सब इंजीनियर कॉलेज के स्टूडेंट थे जो इतना बड़ा बवाल मचा, बेवर जीरो, किसी एंजाइटी का शिकार है क्योंकि क्लियर ही नहीं है, शायद उनको इंजीनियरिंग करनी नहीं थी तो कॉलेज की सीट भी खराब की, और अब एक इंजीनियरिंग के पेशे को खराब तरीके से ले रहे हैं। अगर कॉमेडियन बनना था और फिल्थी कॉमेडियन बनना था तो समाज में उसकी जगह नहीं है, आपको डार्क कॉमेडी डार्क नेट पे जाके करनी है, पब्लिक प्लेस में आके नहीं करनी। और ये जो भारत का जो इनकम आपको दी जा रही है बाय गूगल एंड अदर तरीके से, भारत सरकार आपका ये टैक्स लेके खुश नहीं महसूस कर रही है, क्योंकि ये टैक्स एक बीमार कम्युनिटी को पैदा कर रहा है, और हम लोग बैठ के तमाशा तो देखेंगे नहीं। तो आज हमने जो आज सत्संग किया, हमने ट्रुथ निकाला बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी बिलोंग टू दिस सेक्टर। 28 साल हमने देने के बाद आज इस पोजीशन में है कि इंटीग्रेट करना जानते हैं, कर सकते हैं, और भारत को, अपने देश को सर्व कर सकते हैं विद द सॉल्यूशंस। वो सॉल्यूशन है इंटीग्रेशन ऑफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज एंड सिंकिंग करना इंडस्ट्री के साथ एंड में उसको, चाहे वो भारत सरकार को रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयज की, चाहे वो इंडस्ट्री की है, ये सारी रिक्वायरमेंट सिंक करके पंचायत लेवल तक हम लेके जाएं, गांव-गांव तक लेके जाएं, आदिवासियों तक लेके जाएं, और वो पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्स। दिस इज ओनली सॉल्यूशन। ड्रग्स भी सुधर जाएंगे, करप्शन भी सुधर जाएगी, और एक डिजायर्ड हमें मौका मिलेगा एक ऐसे भारत को निर्माण करने का जो विश्व गुरु बन सकता है। और फिर वो जो एक पढ़े लिखे बच्चे, समझदार बच्चे समाज का हिस्सा बनेंगे ना, फिर वो ऊपर बैठ के लॉजिकल डिसीजन लेंगे, और इसका असर हमारे पड़ोसियों पे भी पड़ेगा। पूरा वर्ल्ड अगर डिसऑर्डर में जाएगा, भारत नहीं जाएगा, बिकॉज जो भारत की अपनी सिटीजन्स हैं वो एक ग्रूम्ड, वेल बिहेव्ड और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आए होंगे। नहीं तो इस कोचिंग सेंटर ने पिछले 30 सालों में जो तबाही मचाई है, फिजिक्स को, केमिस्ट्री और मैथ को सुधारने के चक्कर में, IAS की तैयारी के चक्कर में, कि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं
जब वो परफॉर्म कर रहे हैं देखने को मिलता है, वो क्या करते हैं आगे आके। जो हमारा आईआईटी का टॉपर बच्चा होता है जेई का, वो कहता है जी मुझे भारत में पढ़ना ही नहीं है, मुझे अमेरिकन इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना है। तो फिर तूने जेई का पेपर क्यों दिया, तूने एग्जाम्पल क्यों दी? तेरे फोटो टांग टांग के तो सारी दुनिया को बेवकूफ बनाया गया। और जब प्लेसमेंट की बात आ रही है, दिन ब दिन प्लेसमेंट नीचे क्यों आ रही है आईआईटी की इंडस्ट्री में? तो ये मेरा कहना है, और आईआईटी को भी चाहिए ये बताना पब्लिक में आके कि हमें जो रिक्वायर्ड साइंटिफिक नॉलेज के बच्चे चाहिए वो ये जेई का एग्जाम हमें नहीं दे पा रहा है। साइंस इंथुजियास्ट चाहिए, टेक्नोलॉजी इंथुजियास्ट चाहिए, ऐसे बच्चे जो टेक्नोलॉजी के लिए इंथुजियास्टिक हैं। ये तो हम बच्चे को एग्जॉस्ट कर देते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करा करा के, या उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स भर देते हैं, यू आर सुपीरियर देन एनीबडी एल्स। तो इस पूरे स्ट्रक्चर का सोल्यूशन जो है वो यही है कि पहले जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर की करप्शन है लीगलाइज करने की बजाय उसको बंद कर दिया जाए, और दूसरा इसको स्ट्रक्चर किया जाए। फिर जो ड्रग्स की बड़ी प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं वो शायद कहीं ना कहीं पे इसी के आगे पीछे एसोसिएट होती है। बिल्कुल ठीक है, तो मुझे लगता है आज हमने अपने विचार सोच समझ के प्रकट किए और हमने इसको रिकॉर्ड करके सत्संग में डाल दिया। मकसद एक ही है कि जो नॉलेज, जो अंडरस्टैंडिंग, जो ऑब्जर्वेशन हमें मिलती है वो हम पब्लिक में लाएं। पब्लिक का काम है, पब्लिक हमसे सियानी है, इंटेलिजेंट है, शायद ट्रिगर की जरूरत होती है, तो वो ट्रिगर का काम हम थोड़ा सा करें और देश और समाज के लिए कोई प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन दे सकें। मिलते हैं आपके साथ सत्संग में। जय माता दी। जय माता दी।